जय हिंद साथियों, अभी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए 25 सेट में से एक स्पेशल सेट साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और इस सेट के माध्यम से साथियों ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको समर्पित करने वाला हूं जिन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आपका साथियों सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के महत्वपूर्ण साथियों सवाल यहाँ पर लिए गए हैं पूरी टीम की मदद से। इसलिए इन सवालों को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस सेट में से भी कई सारे सवाल आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए तो क्लास का आगाज कर दिया है साथियों। सबसे पहले मैं जीके जीएस के पूरे 50 सवाल करवाऊंगा, उसके बाद 2026 के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के सवाल बनते हैं साथियों वो करवाऊंगा। इस प्रकार पूरे 100 सवालों को हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए परमाणु क्रमांक के आधार पर साथियों व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा कोयले को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, फेदोमीटर की जब हम बात करते हैं तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए साथियों, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है साथियों वाहनों की हेडलाइट में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त गैस है तो कौन सी गैस है। मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है साथियों। अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ग्रेगर मेंडल इनका नाम है और ग्रेगर मेंडल ही आनुवंशिकी के जनक कहलाए जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो कुल साथियों कितनी हड्डियां होती है? क्या 206 हड्डियां होती हैं? अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए साथियों, विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? दूध है, सेब है, आंवला है या गाजर है। तो मैं कहूंगा आंवला है। आंवला में साथियों विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल साथियों ऑक्सैलिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों से स्याही को हटाने के लिए और जंग के धब्बे को हटाने के लिए। उसके बाद देखिए, खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, मैं कहूंगा विटामिन सी जो है ये खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में ये विटामिन नष्ट हो जाता है। आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए साथियों 57 ईसा पूर्व में हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, महाबोधि मंदिर ये कहां पर स्थित है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए ये कहां पर स्थित है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सारनाथ में स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, बोधगया में स्थित है या लुम्बिनी में स्थित है। तो आपका जवाब अगर बोधगया है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। महाबोधि मंदिर कहां पर है साथियों? ये बोधगया में ही है। उसके बाद देखिए, भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो मैं कहूंगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, नहीं फिरोज शाह तुगलक ने भी नहीं, इब्राहिम लोदी भी नहीं साथियों, सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, केशव चंद्र सेन है या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो आपको ये याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या था साथियों? अबुल कलाम आजाद नहीं साथियों, बदरुद्दीन तैयबी की अगर हम बात करते हैं तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। उस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नहीं साथियों उस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन था। जिसको चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने साथियों वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो पता साथियों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये आपको याद है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो उसके बाद देखिए राज्यसभा के पद सभापति कौन होते हैं साथियों? क्या राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं? नहीं साथियों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं यही राज्यसभा के पद सभापति कहलाए जाते हैं। अगला देखिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उस राज्य कौन सा की अगर बात करें, कौन सा राज्य था? मैं कहूंगा राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको यह मालूम होना चाहिए साथियों जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। साथियों देखिए आपकी जो परीक्षा है ना साथियों यूपी होमगार्ड की, यूपी होमगार्ड के लिए साथियों जीके जीएस की पीडीएफ को तैयार किया गया है। मैं कहूंगा इसमें जीके जीएस है कि अलग पीडीएफ है, करंट अफेयर की अलग पीडीएफ जिसमें 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो वो पीडीएफ आपको वही व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी। तो साथियों इस पीडीएफ को एक बार ले लीजिएगा और अपनी सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा अपनी परीक्षा से पहले पहले, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा अगर देते हैं तो किसको देते हैं? देखिए अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य दोहराया गया है? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों 8% आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 8% तक कम करने के लक्ष्य को दोहराया गया है। अगला सवाल देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो हेरोड के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था क्या है? आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये स्थिर अर्थव्यवस्था क्या होती है। उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्था नहीं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दरें स्थिर रहे उसको कहा जाता है साथियों स्थिर अर्थव्यवस्था। नाम से ही पता चल रहा है स्थिर अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दरें स्थिर रहे उसको स्थिर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला देखिए साथियों वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने में कौन सा क्षेत्र 2025-26 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन से क्षेत्र की बात चल रही है? मैं कहूंगा सेवा क्षेत्र की बात चल रही है। ये 2025-26 में शीर्ष पर रहा है साथियों एफडीआई प्राप्त करने के मामले में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए बजट 2026-27 के अनुसार, देखिए बजट 2026-27 से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 2 से 3 सवाल तक पूछे जाएंगे। तो बजट 2026-27 के अनुसार सकल कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का अनुमानित है? तो पता साथियों किस कर का, किस टैक्स का अनुमानित है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा जीएसटी का अनुमानित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक गतिविधि माना जाता है? क्या शिक्षा को माना जाता है, विनिर्माण को माना जाता है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को माना जाता है? बिल्कुल सही साथियों, मैं कहूंगा कृषि को ही प्राथमिक आर्थिक गतिविधि माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि अंबुबाची मेला जिसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है, पहली बात तो आप लोग यही याद रखेंगे कि अंबुबाची मेले को पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है। ये किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो मैं कहूंगा ये कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। और कामाख्या मंदिर कहां पर है साथियों? असम में है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कलारी पयट्ट कला ये क्या है? तो कलारी पयट्ट कला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शास्त्रीय संगीत नहीं है बल्कि ये प्राचीन युद्ध कला शैली है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि संगई महोत्सव में प्रदर्शित होने वाला थांग टा नृत्य किस राज्य की विशिष्ट पहचान है? तो ये साथियों मणिपुर का है। जो संगाई महोत्सव नृत्य है साथियों ये कहां पर किया जाता है? ये मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों श्री अन्न के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने हेतु किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग को यहाँ पर मालूम होना चाहिए हैदराबाद में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है इसको साथियों बनाया गया है। ये अच्छा सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जोत का आकार कितना रह गया?
तो कितना रह गया ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 1.08 हेक्टेयर रह गया। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को 2026 में और विस्तार दिया। तो किसकी बात चल रही है साथियों, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या कनाडा। तो आपका जवाब साथियों यूएई हो जाएगा, यानी कि यूएई देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को 2026 में और विस्तार दिया गया। राइट आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए साथियों, ओएनडीसी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस पहल के मुख्य उद्देश्य के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दवाओं का ऑनलाइन वितरण नहीं, ई कॉमर्स बाजार का लोकतंत्रीकरण और छोटे व्यापारियों को जोड़ना। बिल्कुल सही। राइट आंसर आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति किस वर्ष तक अपने चरम पर रहने का अनुमान है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 2041 तक, यानी कि भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति 2041 तक अपने चरम पर रहने का अनुमान है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है। आप देखिए, जितने भी उत्तर प्रदेश के बजट के सवाल है उसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि वहां से सवाल आपको देखना निश्चित तौर पर तय है। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत कचरा मुक्त शहर की 7 स्टार रेटिंग के लिए नामांकित किया गया। अभी जितने भी बजट के सवाल रहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के सवाल हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर देखिएगा। तो मैं कहूंगा लखनऊ की बात चल रही, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत कचरा मुक्त शहर की 7 रेटिंग के लिए नामांकित किया गया। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। तो उसके बाद देखिए, जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 2002 में पारित किया गया था जैविक विविधता अधिनियम। उसके बाद देखिए, समानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मैनपुरी में स्थित है। मैनपुरी यूपी के मैनपुरी में है साथियों समानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नगरीकरण के कारण बढ़ती भीड़भाड़ और डंकू जैसी आपातकालीन स्थिति में होम गार्ड को किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है। तो ये तो अच्छा सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए साथियों। तो किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है, भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत अधिकार प्राप्त है। यानी कि नगरीकरण के कारण बढ़ती भीड़भाड़ और दंगों जैसी आपातकालीन स्थिति में होमगार्ड को उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत अधिकार प्राप्त है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, यह सवाल आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद देखिए, वह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, क्या उसको लावा कहते हैं, राख कहते हैं, या उसको पायरोक्लास्ट कहते हैं, या उसको मुख या वेंट कहा जाता है। तो उसको साथियों लावा कहा जाता है। वो मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है वो लावा कहलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 2026 में किस पूर्व केरल के मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो मैं कहूंगा साथियों वीएस अच्युतानंद इनका नाम है, और इनको ही ये केरल के मुख्यमंत्री थे, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए साथियों, विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है। तो मुख्य भौगोलिक कारण क्या है साथियों, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, यहाँ नदियों की बारहमासी है, या कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम होता है और कुएं खोदना कठिन है। तो मैं कहूंगा ये आपका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है, यानी कि दक्षिण भारत में तालाब जो है ना, ये सिंचाई के सबसे ज्यादा प्रचलित है वहां पर। इसका एक कारण बताइए, भौगोलिक कारण क्या है। तो कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम होता है और कुएं खोदना वहां पर कठिन है, इसलिए साथियों तालाब सिंचाई के लिए इस्तेमाल वहां पर किए जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की अवस्थिति के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, भारी उद्योग से निकटता, या कुशल मानव संसाधन और अनुकूल जलवायु। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। तो उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पूर्वी समर्पित माल गलियारा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, लुधियाना से दानकुनी को जोड़ता है। पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी को जोड़ता है क्या, पूर्वी समर्पित माल गलियारा। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर
निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो क्या लद्दाख श्रेणी में स्थित है? नहीं। जास्कर श्रेणी में नहीं साथियों। कराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्या सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, ये किस श्रेणी में स्थित है पूछा जाएगा तो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले की श्रेणी मुख्य रूप से कौन सी है? तो कौन सी है ये बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा बिटुमिनस है, तो बिटुमिनस आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के उन जिलों के युग्म को पहचाने जहां लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी के सामान को ओडीओपी के रूप में चुना गया है ना, जो वहां के हिमालयी तराई पठारी वन संसाधनों पर आधारित है। तो इस सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा सहारनपुर और बिजनौर की बात चल रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, है ना। यानी कि ओडीओपी क्या है साथियों? यह है साथियों आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिजनौर है जहां पर लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी के सामान को एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है, जो वहां के हिमालयी तराई पठारी पर संसाधनों पर आधारित है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कानपुर को साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आल्हा गायन की परंपरा प्रसिद्ध है, जो वीरता और शौर्य गाथाओं पर आधारित है? तो आपका जवाब साथियों बुंदेलखंड हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा गायन की परंपरा प्रसिद्ध है, जो वीरता और शौर्य गाथाओं पर आधारित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो साथियों पूरे 50 सवाल आप लोग देख चुके हैं और अब आपके सामने 2026-25 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के साथियों, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए, तो पहला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि कौन 2027 वर्ष में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इटली करेगा, सिंगापुर करेगा, इथियोपिया करेगा? तो मैं कहूंगा इथियोपिया करेगा। किसकी मेजबानी करेगा? 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो किस देश ने रखा है? मैं कहूंगा साथियों चीन देश ने रखा है, तो चीन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चीन देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस की डीएसपी बनी है? तो पता साथियों क्या आपका जवाब हो सकता है? पश्चिम बंगाल आपका जवाब है। यानी कि क्रिकेटर ऋचा घोष है ये, और ये पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस डीएसपी बन चुकी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला सवाल देखिए, जारी होरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है? मतलब विश्व के अरबपतियों की राजधानी मैं कहूंगा न्यूयॉर्क शहर बना है, तो न्यूयॉर्क आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे 11 और 12 नवंबर को? तो पता साथियों ये भूटान की यात्रा पर गए थे नवंबर 2025 में। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? बताइए। तो आंध्र प्रदेश में किया है। वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। 2025 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? किसने जीता है? आपसे पूछा जा रहा है। रोहित कृष्णा ने नहीं, डेविड सिजेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहां 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित किया है? तो कहां पर साथियों किया है आपको बताना है। मैं कहूंगा उत्तराखंड में किया है। उत्तराखंड आपके सवाल का जवाब हो जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शाक्त 2025 से ये कहां पर शुरू हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये बेलगावी में शुरू हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, मित्र शाक्त इसका नाम था, और ये बेलगावी में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए, जेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी साथियों किसको चुना गया है? क्या इनका नाम है? इनका नाम है दीपक गुप्ता, और इनको ही चुना गया है साथियों। अगला देखिए, भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अपतटीय गश्ती पोत किस देश की यात्रा पर है? तो ये साथियों मोजाम्बिक की यात्रा पर है। मोजाम्बिक आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? तो साथियों नागालैंड आपके सवाल का जवाब हो जाता है।
क्योंकि नागालैंड राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। देखिए जैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे वैसे है, क्योंकि करंट अफेयर का कभी भी साथियों वो चीजें नहीं बदलती। जिन टॉपिक से यूपी के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में, तो साथियों वैसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और वो ही यही क्वेश्चन है। क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों, मैं आपको हर बार बताता हूं कि लगभग 20 से 22 की सवालों की तादाद रहेगी साथियों आपके 100 सवालों में से, और करंट अफेयर का आपका एक सिंगल सवाल भी नहीं छूटने दूंगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो करंट अफेयर के सारे सवाल करके आएगा। इसलिए मैं आपको करंट अफेयर के डेली 50 सवाल करवाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप रोज क्लास देखते हो तो करंट अफेयर आपकी बहुत मजबूत करवा दूंगा, बाकी जीके जीएस की भी तैयारी बहुत शानदार करवा दूंगा। अगर आपने 25 सेट में से साथियों हमारी नई क्लासेस देखी है तो वो 25 के 25 सेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अभी 25 सेट पूरे नहीं हुए, कुछ सेट हुए हैं, लेकिन उसके बारे में जितने सेट हो चुके हैं उनकी जानकारी मैं दे दूंगा, वो आप कैसे देख सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। जिस सवाल में पहली महिला आ जाए वो सवाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस होता है साथियों। वो शेखा नासिर अल नोवेस इनका नाम है और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अगला देखिए, अभिनय का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे। तो पता वो कौन थे, वो एक अभिनेता थे। अभिनय का निधन हुआ है, वो कौन थे, वो एक अभिनेता थे। भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत और वियतनाम देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है। किसने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है रोहताश चौधरी, और रोहताश चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व विज्ञान दिवस की अगर बात करते हैं ये 10 नवंबर को मनाया गया है साथियों, विश्व विज्ञान दिवस। अगला देखिए, जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको ध्यान रखना है। मुंबई शहर की अगर बात करें तो ये एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में टॉप पर रहा है मुंबई शहर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए, किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों, असम होना चाहिए, केरल नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा। असम के अगर ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 वाले में है। यानी कि असम राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए, कौन भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, राहुल वीएस इनका नाम है, और राहुल वीएस ही भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद देखिए, क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस डीएसपी बनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल की पुलिस की डीएसपी बने हैं, राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत ने किसे हराकर 2025 का कॉनगिवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप जीता है। तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, अर्जेंटीना आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कॉनगिवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप जीता है। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। केरल ने, गुजरात ने, या महाराष्ट्र ने। तो आपका जवाब यहाँ पर गुजरात हो जाता है, क्योंकि गुजरात राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। उसके बाद देखिए साथियों, दूर संचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने किसके साथ साझेदारी की है। तो आपको ये भी याद रखना है साथियों, IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की। दूर संचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। सरकारी कुंभ 2025 कूप कुंभ 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया था। सही जवाब आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। उसके बाद देखिए, कौन क्रिसमस ट्री पर AI डेटा सेंटर बनाएगा। तो किन की बात चल रही है, मैं कहूंगा गूगल की बात चल रही है। गूगल जो है ना, ये क्रिसमस ट्री पर AI डेटा सेंटर बनाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के रसान विलियम्स नागरिक मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं। तो आपको याद रखना है साथियों, इस सवाल का जवाब आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश के रसान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किस बैंक का मार्केट कैप
$100 अरब के पार पहुंच गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया है, ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब बनाया गया, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मैं कहूंगा ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरनवुड, क्या आयरनवुड का अनावरण किया है, तो आयरनवुड का अनावरण किसने किया है, तो ये भी गूगल ने ही इसका अनावरण किया है। अगला देखिए किसने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। देखिए अभी मैंने आपको इस सवाल का आंसर बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो बताइएगा। रोहताश चौधरी मैंने आपको बताया था, इन्होंने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। कॉप 30 ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया है कॉप 30। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ में किया गया है। 10 दिन का उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है, लखनऊ में किया गया है यूपी के, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो आपका जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है, तो साथियों दुबई में किया गया है, तो दुबई आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है, तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंगोला देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है, राइट आंसर आपका सी है। तो उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अनीश भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है, तो रजत पदक आपके सवाल का जवाब होगा। किसने नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी ने ही साथियों नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए चौथा यूसेलेक शिखर सम्मेलन के सांता मार्टा में आयोजित किया गया, तो कहां पर साथियों आयोजित किया गया, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ये कोलंबिया में आयोजित किया गया, ठीक है ना, कोलंबिया आपके सवाल का जवाब हो जाता है। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो यह पुरस्कार साथियों मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया है। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह साथियों 8 नवंबर को मनाया जाता है। गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में शीर्ष पर रहा है कौन सा देश, तो अपना भारत देश गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में शीर्ष पर रहा है अपना देश भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है, तो तेलंगाना में, कर्नाटक में नहीं साथियों असम में उद्घाटन किया है किसका, सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने असम राज्य में किया है। उसके बाद देखिए किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, तो ये चीन देश ने साथियों फुजियान पोत जो है ना वो लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले C5 मध्य एशियाई देशों में कौन शामिल हुआ है, तो कौन शामिल हुआ है ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कजाकिस्तान शामिल हुआ है, कजाकिस्तान आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, तो साथियों अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहां पर आयोजित होगा, तो मैं कहूंगा ये कहां पर आयोजित होगा, ये गोवा में आयोजित होगा, तो गोवा आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये 50-50 करके साथियों कुल मिला के 100 सवाल आप लोगों ने देखे, ये परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी सवाल थे। मैं डेली आपको साथियों एक क्लास देता हूं और उस एक क्लास में साथियों 100 क्वेश्चन आपको देता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने कराऊं, तो आपकी परीक्षा आपको पता है, तो आप पूरी मेहनत करिए साथियों।
जितनी मैं क्लास, देखिए पूरी मेहनत आप कैसे करेंगे, जितनी मैं क्लासेस तैयार कर चुका हूं उन सारी क्लासेस के सारे सवालों को अगर आप तय कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जितनी कराऊंगा और जितनी करा चुका हूं, तो आपका ये एग्जाम साथियों आसानी से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि सवाल तो यही पूछे जाएंगे साथियों, एमसीक्यू टाइप से, बहुविकल्पीय टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। तो उन सारी वीडियोस को कवर कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यूपी होमगार्ड क्लासेस का। तो उन सारी क्लासेस को देख लीजिए, उसमें पुरानी क्लासेस भी हैं, मतलब जो भी 15-20 दिन पहले की क्लासेस भी हैं, और जितने सेट हो चुके हैं 25 सेटों के, वो भी साथियों वहां पर आपको दिख जाएंगे। तो उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस पीडीएफ को भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है, यूपी होमगार्ड पीडीएफ का 45 रुपीज की पीडीएफ है, ले जरूर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।